नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 4 करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। ठीक है, इससे पहले जो भी क्लास 9th का जैसे साइंस है, तो इस साइंस जो बुक है विज्ञान का बुक का हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 कर चुके हैं। प्रश्न के आंसर के साथ जो आपके पाठ के प्रश्न हैं उसके साथ अभ्यास के प्रश्न भी हम लोग कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे तो जाकर उसको देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का पाठ के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाली है। और आपको यहाँ से जो आंसर मिलेगा उस चीज़ को आप आसानी से नोट करिए और अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, उसको याद कर लीजिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो पाठ से प्रश्न उत्तर रहेगा, उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको अभ्यास का प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों के बीच फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है जो पाठ प्रश्न जो आपके पाठ के अंदर क्वेश्चन है पेज संख्या 53 में, वो है कि किनाल किरणें क्या है। किनाल किरणें जो है क्या है, तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं। किनाल किरणें है क्या, तो देखिए एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें किनाल किरणें कहलाती हैं। ठीक है, आप इस एक लाइन में भी आप आंसर को लिख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है तो आप इतना ही याद कर लीजिए कि एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें को किनाल किरणें कहते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि हम लोग को जो परीक्षा होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ हम लोग को ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे इन किरणों की खोज सन 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। तो आपसे पूछ सकता है कि किनाल किरणें की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने कब की थी, तो 1886 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के कारण दूसरे अपरमाणु कणों की खोज संभव हो पाई थी। इन कणों को आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है। ठीक है, इस सब चीज़ को आपको नोट कर लेना है, साथ में इसको 2-3 बार पढ़िएगा, ताकि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इनमें आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है तथा भेदन शक्ति कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें जो मोस्ट पॉइंट है वो सबसे अच्छा जो मतलब ज़रूरी वाला हो क्या है कि एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें को किनाल किरणें कहते हैं। इसकी खोज 1886 में हुई थी, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है। इनमें आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है और भेदन शक्ति जो होती है कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो इसमें कौन आवेश होगा या नहीं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि अगर किसी परमाणु में अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कौन सा आवेश होगा, कोई आवेश होगा कि नहीं होगा, आपको बताना है। तो देखिए अगर यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक परमाणु के नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितने कि नाभिक के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब प्रत्येक प्रोटॉन पर एक इकाई धन आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणावेश होता है। जैसे कि देखिए जो ऋणावेश होता है उसको यहाँ पर गलती से +1 हो गया, यहाँ पर -1 होगा। ठीक, -1 हो गया यहाँ पर -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक क्या है प्रोटॉन। यहाँ पर देख लीजिए आंसर क्वेश्चन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब -1 है और प्रोटॉन मतलब +1 है। तो आप पूछ रहे हैं कि एक -1 और +1 जो है, अब यहाँ पर यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कौन सा आवेश होगा। अगर -1 भी है +1 भी है तो ये तो दोनों कट जाएगा, तो मिलेगा क्या 0। तो कोई आवेश नहीं होगा इस पर कोई आवेश नहीं होगा। अगर वहीं पर अगर बोलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है किसी परमाणु में। मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे आपसे, ऐसे क्वेश्चन होगा नहीं लेकिन पूछ दे आपसे कि 2 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो क्या होगा, तो वहाँ पर -2 हो जाएगा और यहाँ पर एक प्रोटॉन मतलब +1, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, ऋण आवेश हो जाएगा। वहीं पर प्रोटॉन की संख्या अगर ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहता है, तो वहाँ पर ही धन आवेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होता है इसलिए परमाणु में धन तथा ऋण आवेश की संख्या बराबर होती है, जिस कारण परमाणु विद्युत उदासीन होगा। ठीक है, ये आप आंसर में लिख सकते हैं, इसी का आंसर है। ठीक है, इसी का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको वीडियो को रोक कर आप नोट कीजिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पाठ्य पुस्तक कहीं है, पाठ के अंदर कहीं प्रश्न उत्तर है, और लेकिन ये पेज संख्या 56 का ए है। ठीक है, 56 का ए है। 56 में 2 दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो थॉमसन के मॉडल थे, वो थॉमसन जो थे उनका मॉडल क्या था कि थॉमसन के मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन धन आवेशित परमाणु के गोले में धंसे होते हैं। अब परमाणु में ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन धनात्मक प्रोटॉन आवेश परिमाण में समान होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और जो होता है वो उतना ही प्रोटॉन होता है, तो दोनों क्या मिलकर क्या कर देता है, परमाणु का जो विद्युतीय रूप है उसको उदासीन कर देता है। ठीक है, तो ये थॉमसन का मॉडल के आधार पर ये स्पष्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब बोल रहे हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है, आपको बताना है। तो देखिए रदरफोर्ड के जो मॉडल परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और परमाणु कण विद्यमान है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार कौन से परमाणु नाभिक में विद्यमान होता है, तो याद रखिएगा प्रोटॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो इसका चित्र यहाँ पर आप देख लीजिए, 3 कक्षा वाला किस प्रकार से आप चित्र बनाइएगा। ये आपका नाभिक हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका के कक्ष हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला जो है आपका वो एल कक्ष हो जाएगा, ये वाला एम कक्ष हो जाएगा, और ये वाला एन कक्ष हो जाएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को रोक कर बना लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप लोग वेबसाइट पे चल जाइए, वहाँ पर पूरा नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और नोट्स से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्या अल्फा कणों को परिकरण प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी में संभव होगा? क्या अल्फा कणों का परिकरण प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी में संभव होगा? तो ऐसा होगा या नहीं आपको बताना है। तो सोने की पन्नी का जो 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती है, सोने की जो पन्नी होती है वो क्या होता है 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती है, जो अन्य धातुओं में संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए अल्फा कणों का परिकरण सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु में संभव नहीं होगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि जो अल्फा के कण है वो सोने के अतिरिक्त धातु की पन्नी में संभव होगा या नहीं होगा, तो आपको इसका आंसर बताना होगा वहाँ पर होगा या नहीं होगा। ठीक है, और सोने के परमाणु जो है 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती है। ये सब चीज़ आपको याद करना है, मतलब इस क्वेश्चन इस आंसर को आप नोट कर लीजिए। इस आंसर को 2-3 बार पढ़िएगा तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे ही तैयार हो, ऑब्जेक्टिव का एग्जाम देने के लिए ऐसे ही आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। तो परमाणु के 3 अपरमाणु कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है। ठीक है, अब 4U का मतलब क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 4U ये आपको चैप्टर 3 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 फटाफट उस सबको कर लीजिए ताकि सबसे क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है आपका परीक्षा में सभी चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सभी का चैप्टर से आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे आपको बताना है। अगर हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे वो बताना है। तो देखिए हीलियम परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 2 प्रोटॉन है। ठीक है, 2 प्रोटॉन। ठीक है, और क्या क्या होता है, क्या क्या होता है यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि जैसे कि मान लीजिए किसी परमाणु में, कहाँ गया, अच्छा इस चीज़ को आप वीडियो में आगे भी समझ सकते हो। 2 प्रोटॉन है इसमें, तो इसमें कितना न्यूट्रॉन होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 2 क्या मिलकर 4U आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को और विस्तार में हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कि एक कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो जो कार्बन का परमाणु होता है वो कितना होता है? परमाणु संख्या कितना? 6 होता है। अब इसलिए कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 परमाणु संख्या है तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
के कोष में जाएंगे और इसमें से शेष बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एल कोष में जाएगा। इसलिए कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होगा, के एल। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कक्ष हम लोग देख रहे थे, जैसे क्या क्या कक्ष है, यहाँ देखिए के कक्ष है पहला, दूसरा एल कक्ष है, तीसरा एम कक्ष है और चौथा क्या हो जाएगा, एन कक्ष हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर किसी का वितरण बोल रहा है करने के लिए, कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आपको कार्बन और सोडियम के बोल रहे थे, कार्बन का जैसे आपको मान लीजिए कार्बन का करना है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसको हम लोग पहले कक्ष में 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, दूसरे कक्ष में 8 रख सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, और 8 से कम है तो उसको रख सकते हैं। तो अब 6 जब है तो 6 में हम लोग 2 क्या किए, पहले कक्ष में रख दिए, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे क्योंकि 2 पहले कक्ष में रख चुके हैं। तो बचा कितना है, इसके पास 4 है, तो 4 को पूरा उठाकर क्या कर देंगे, दूसरे कक्ष में रख देंगे। तो दूसरा कक्ष का नाम क्या है, एल नाम है। ठीक है। तो वहाँ पर जो परमाणु के यहाँ पर ये चीज़ को आप पहले इसको नोट कर लीजिए और यहाँ से, ताकि आपको पता रहेगा कौन कक्ष क्या होता है। ठीक है। के एल एम एन। ठीक है। तो पहले हम लोग के कक्ष में 2 ठो रख दिए, दूसरा एल कक्ष में कितना रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रख सकते हैं, तो 8 से कम जितना भी रहेगा वो रख सकते हैं। तो 6 में से हम 2 के कक्ष में रख दिए और एल कक्ष में कितना रख दिए, 4 रख दिए। ये आपका क्या हो जाएगा, परमाणु का कार्बन का इलेक्ट्रॉन वितरण हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार हम लोग इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी किया गया है। इसलिए कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को के कक्ष में रख दिया तो ये घटा दिया, 4 इलेक्ट्रॉन एल कक्ष में जाएंगे। इसलिए कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा, के में 2 हो जाएगा और एल में 4 हो जाएगा, मतलब अथवा 2 और 4 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। वहीं पर सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 11 होती है। इसमें जो सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्योंकि पहला के कक्ष जो है उसमें 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। तो उसमें 2 दे दिए, उसको जब 2 दे दिए तो ये दूसरा वाला कितना लेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 ले सकते हैं। तो दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अब जो 11 में से 8 और 2 10 हो जाएगा। तो 10 क्या करेंगे, 10 माइनस 11 माइनस 10 कर देंगे और जो बचेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, एम कक्ष में डाल देंगे। तो 2 को दे दिए के कक्ष में और 8 को दे दिए एल कक्ष में और 1 को दे दिए किसको, एम कक्ष में दे दिए। ठीक है। अब इस प्रकार से, इसलिए कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाएगा। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक लीजिए यहाँ पर ही। ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अगर किसी परमाणु का के और एल कक्ष या एल कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अगर के कक्ष भरा हुआ है और एल कक्ष भरा हुआ है तो आपको मालूम है कि के कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है, 2 जा सकता है, मतलब 2 गया है, वो भरा हुआ है। और एल कक्ष भी भरा हुआ, मतलब इसमें क्या जाएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाता है, 8 जाता है। ठीक है। तो के और एल कक्ष जब कोष भरा हुआ तो दोनों को अगर 2 और प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या लिखा हुआ है, यदि किसी परमाणु का के और एल का कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कैसे होगी, अब हम आपको बता दिए। के का कोष में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 रख सकते हैं और एल का कोष में कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। तो दोनों भरा है तो मतलब दोनों के पास पूरा है। तो इसमें 2 रखा हुआ है, इसमें 8 रखा हुआ है, तो 2 और 8 को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पाठ्य पुस्तक जो आपका पाठ के अंदर का प्रश्न उत्तर कितना का है, 58 पेज नंबर का है। तो वहाँ से आप अपने बुक में देख लीजिए और यहाँ आंसर आप देख लीजिए। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या है उससे आप संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या में हम इनकी संयोजकता जो है उसको निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो मैग्नीशियम एक धातु है जबकि सल्फर और क्लोरीन जो है अधातु है। इतना तो आपको पता है। तो जब धातु की संयोजकता पता करना होता है तो क्या करते हैं, बाहरी कक्ष में जितना उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग धातु की संयोजकता बोलते हैं। लेकिन अधातु में ये उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि बाहरी कक्ष में जो 8 होता है, 8 को क्या करते हैं कि बाहरी कक्ष में जो उपस्थित जितना भी इलेक्ट्रॉन हो उसको माइनस कर देते हैं। 8 लिखेंगे और बाहरी कक्ष में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको लिख देंगे, तो वो माइनस कर देंगे। 8 से जब माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा
अधातु का संयोजकता हो जाएगा। तो मैग्नीशियम एक धातु है और सल्फर और क्लोरीन अधातु है। तो मैग्नीशियम के लिए पहले देखिए क्लोरीन के लिए हम बना रहे हैं, तो क्लोरीन के परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो क्लोरीन को जब हम बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, इसको 2 पहले दे दिए, अब 2 जब दिए तो दूसरा कोष जो आपका एल कोष है उसमें कितना देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 लेगा। यहाँ पर हमारे पास कितना था 17 था, 17 में से 2 इसको दिए 15 बचा हुआ था, अब 15 में से 8 इसको दे दिए। तो इसके बाद जो एम कोष है वो कितना लेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 ले सकता है, लेकिन हमारे पास 7 है तो 7 इसको हम लोग दे सकते हैं। तो 2 8 7 इसमें, और जो लास्ट वाला जो अंतिम कोष है इसमें कितना है, इसमें 7 है। तो क्या करेंगे कि क्लोरीन अधातु है, इसका संयोजकता पता करने के लिए 8 माइनस, अब बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 7 है, तो 7 माइनस कर देंगे तो कितने आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो क्लोरीन की संयोजकता जो है वो 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए सल्फर का जो परमाणु संख्या कितना होता है 16 होता है। अब सल्फर का इलेक्ट्रॉन वितरण लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, पहले कोष में कितना जाएगा 2 जाएगा, अब इसमें बचा 14। ठीक है, 14 में से 8 दूसरा कोष में भर देंगे, तो अब इसमें बचा 6, तो 6 वाला क्या करेंगे एम कोष में दे देंगे लास्ट वाला को। ठीक है, तो अब सल्फर की जो संयोजकता पता करने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस सबसे जो बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है 6 है, तो 6 माइनस कर देंगे। अब 8 में जब 6 माइनस कर देंगे आंसर क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सल्फर का संयोजकता क्या हो जाएगा 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम परमाणु संख्या है। तो मैग्नीशियम परमाणु संख्या कितना है 12 है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12 होता है। तो अब मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या किस प्रकार से हो जाएगा, पहला को 2 दिए तो इसमें बचा 10, तो दूसरा पूरा को भर दिए 8 से भर दिए पूरा इसको। अब इसके बाद बचा कितना हमारे पास 2, तो 2 वाला किसको दे देंगे लास्ट वाला को दे देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लास्ट वाला अंतिम क्या होता है कि धातु, ये धातु है, और धातु में क्या होता है कि जो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है ना वही इसका क्या हो जाएगा संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम की संयोजकता होगा। तो यहाँ बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2, तो 2 जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी तो मैग्नीशियम की संयोजकता क्या हो जाएगा 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये आपका पाठ्य पुस्तक जो आप का चैप्टर है उसके अंदर का पेज नंबर 59 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फटाफट आंसर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है तब परमाणु संख्या क्या होगा और परमाणु का आवेश क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 8 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो उसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी 8 होगी, क्योंकि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को थोड़ा शायद यहाँ पर मिस्टेक किए हैं हम लोग। आगे में जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन था यहाँ पर जिसमें हम लोग गड़बड़ किए थे, तो उसको हम लोग थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ पर पूछा था न्यूट्रॉनों वाला पूछा था ना, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर ही पूछा था हीलियम परमाणु का जो परमाणु है उसमें परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा 4 U है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो हमको पता है कि आप इस चीज़ को आपको याद रखना होगा कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या की यहाँ इसमें दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी उसका द्रव्यमान हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, किसी परमाणु का द्रव्यमान हो जाता है। तो ये परमाणु का भार कितना है 4 U है, मतलब 4 U परमाणु द्रव्यमान है, तो इसका 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 U हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर न्यूट्रॉनों और किसका प्रोटॉनों के बारे में था। यहाँ पे हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है बराबर होती है। यहाँ पर आंसर देख लीजिए, आंसर क्या है इसका पहला का, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 8 है, न्यूट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 है, तो उसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी 8 होगी, क्योंकि परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। लेकिन वही परमाणु का भार पूछता है तो यहाँ पर क्या करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे अब पूछ रहा है कि अब बताइए कि जब ऐसा होगा तो इस परमाणु में अब परमाणु का जो क्या आवेश होगा, तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर क्या है 8 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 8 है। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित में रहेगा, ये प्रोटॉन धनावेशित में रहेगा, मतलब दोनों मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 0 मिल जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा परमाणु का कोई आवेश नहीं होगा, परमाणु जो होगा उदासीन रहेगा। ठीक है, परमाणु उदासीन रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब इसका द्रव्यमान कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? तो ऑक्सीजन परमाणु में 8 प्रोटॉन एवं 8 न्यूट्रॉन होते हैं, अतः इसकी देखिए ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या हमको ज्ञात करना है। तो ऑक्सीजन जो परमाणु है उसमें 8 प्रोटॉन होता है और 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो 8 प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा? 8 प्रोटॉन इक्वल टू ऑक्सीजन का जो है परमाणु संख्या 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे परमाणु में 8 प्रोटॉन एवं 8 न्यूट्रॉन होते हैं। जब 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होता है इसकी जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन कितना है? 8 है और न्यूट्रॉन कितना है? 8 है, तो 8 8 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर द्रव्यमान संख्या की जगह परमाणु संख्या पूछता तो वो क्या हो जाता है? यहाँ पे परमाणु संख्या इसका 8 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जैसे देखिए सल्फर के परमाणु में क्या हो जाए? 16 प्रोटॉन एवं 16 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अतः इसकी क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देंगे। तो प्रोटॉन कितना है? 16 है और न्यूट्रॉन कितना है? 16 है, तो 16 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसका पेज नंबर 60 देख लीजिए। उसका ये यहाँ पर हम लोग आंसर देखने वाले। जैसे चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों के सारणीबद्ध कीजिए। तो इसका आंसर कुछ हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, कि H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों का सारणीबद्ध कीजिए। तो H, D और T क्या है? पहला है प्रोटीनियम, ड्यूटीनियम और ट्रिटिनियम। तो H ये D हो जाएगा, ये T हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ में द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रोटोनों की संख्या इक्वल टू 1, न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर द्रव्यमान संख्या बोल रहा है तो द्रव्यमान संख्या के यहाँ पर क्या हो गया? न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही है। ठीक है, अब एक जब है तो यहाँ पर प्रोटोनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ड्यूटीनियम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या वो कितना है? 2 है। जब द्रव्यमान संख्या 2 है तो प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या बता देता है। और जो प्रोटोनों की संख्या होता है वही क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाता है। मतलब ये और ये क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर ये दिया हुआ तो ये आप बता सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ट्रिटिनियम में क्या हो जाएगा? ये इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 3 है। तो प्रोटोनों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब प्रोटोनों की संख्या 1 है तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, और 2 और 1 को जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि समस्थानिक और संभारिक के किसी एक युग्म को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए समस्थानिक में समान तत्वों के परमाणु होते हैं, इसलिए एक तत्व के सभी समस्थानिकों को परमाणु क्रमांक समान होगा। किस प्रकार होगा? इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी समान ही होगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होगा कुछ उसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे जो कि समस्थानिक होगा। और परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 17 है। तो जो 17 परमाणु संख्या भी जो है वो समान है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 7। अब 17 को जो आप बांटिएगा तो पहला कोष में कितना रखिएगा? 2 को रखेंगे। दूसरा कोष सबसे ज़्यादा कितना ले सकता है? 8 ले सकता है। अब 8 2 10 हो जाएगा। अब लास्ट कोष भी हमारा 8 ले सकता है, लेकिन यहाँ पर बचा कितना है? 7 है, तो ये 7 दे देंगे। मतलब 2 8 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार संभारिक में क्या विभिन्न तत्वों में परमाणु होते हैं, इनका परमाणु क्रमांक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक की विन्यास भिन्न भिन्न होता है, परंतु इनकी द्रव्यमान संख्या जो होता है समान होता है। तो द्रव्यमान संख्या अगर समान होता है तो इनकी द्रव्यमान संख्या जैसे 40 है तो AR का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 18 है, तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 8। कैसे? पहला कितना रखेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 रख सकता है, दूसरा 8 रख सकता है और तीसरा भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 रख सकता है। मतलब 3 में ही खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार CA का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिख सकते हैं? पहला हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकता है? 2 रख सकता है। ठीक है, पहला कोष जो है वो जो K कोष है उसमें 2 रखेंगे। फिर L कोष में हम लोग 8 रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जो L कोष है M कोष है उसमें कितना रख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 8 रख सकते हैं। उसके बाद वाला जो कोष है उसमें भी हम लोग कितना रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं। लेकिन बचा कितना है यहाँ पर? 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब अभ्यास का प्रश्न उत्तर हो गया, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर वीडियो ये अभी तक में आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और नोट्स को फटाफट कंप्लीट करके आप एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे बना हुआ है। ठीक है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।